हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, जुड़िए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन बना लो बच्चा। अपने स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में प्रतियोगिता परीक्षा के जितने भी अभ्यर्थी आपके इर्द गिर्द हैं, सब तक अपना चैनल पहुंचना चाहिए, अपने जो क्वेश्चन हैं वो पहुंचने चाहिए, ताकि उनकी सफलता में हमारा भी कोई योगदान बन जाए। बच्चों, बहुत ही शानदार कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है। आप अब तक जो स्टूडेंट इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ा है, बिल्कुल ये महसूस कर चुका होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से हैं और आपकी तैयारी कितनी है। इस चैनल के माध्यम से नए ही क्वेश्चन केवल प्रोवाइड करवाए जाते हैं, बल्कि क्वेश्चन हल किस प्रकार से किया जाता है ये भी आपको बताया जाता है। क्वेश्चन के अंदर मिलने वाले 4 ऑप्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिससे बहुत सारी जानकारी अपने सामने आती हैं और हम जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। बच्चों, जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला ही क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। प्रत्येक वर्षन में लगभग कितनी वर्षन पालिका पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये मानव जनन जो है टॉपिक, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उस टॉपिक से मैंने उठाया है। प्रत्येक वर्षन में लगभग कितनी वर्षन पालिका पाई जाती है? 150 होती है, 250 होती है, 500 होती है, 1000 होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सोचने समझने का टाइम 5 से 10 सेकंड का रहेगा। आंसर देने का टाइम भी 5 से 10 सेकंड का है। सोचना भी है, समझना भी है, आंसर भी देना है। बिल्कुल दीजिए करेक्ट आंसर। प्रत्येक वर्षन में लगभग कितनी वर्षन पालिका पाई जाती है? देखो बच्चों, ध्यान देना, यानी इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 250 वर्षन पालिकाएं पाई जाती हैं प्रत्येक वर्षन के अंदर। याद रखना, एक पाली के अंदर, एक वर्षन पालिका जो होती है उसके अंदर 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। एक वर्षन पालिका के अंदर कितनी? 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से प्रत्येक वर्षन के अंदर लगभग 750 की संख्या के अंदर शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। तो बिल्कुल इस पहले क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। और 2 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यह भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसी चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किस कोशिका के द्वारा एंड्रोजन हार्मोन का स्राव होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। सर्टोली कोशिका, लीडिंग कोशिका, वृषण पालिका, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, कौन सा सटीक बैठेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा यदि समझ में नहीं आया तो। निम्न में से किस कोशिका के द्वारा एंड्रोजन? बच्चों, एनसीईआरटी जो है एंड्रोजन को क्या लिखती है? पुंजन के नाम से भी जानती है। और मैं हिंट दे देता हूँ, ये इस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल अब बताओ, एंड्रोजन, पुंजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इनमें से किस कोशिका के द्वारा स्रावित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया। बिल्कुल आंसर दीजिएगा। तो बच्चों याद रखना, लीडिंग जो कोशिका होती है, कौन सी कोशिका? लीडिंग जो कोशिका जो होती है वो किसका स्राव करती है? एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। इस लीडिंग कोशिका को अंतराली कोशिका के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, मैं सारी की सारी जानकारियां मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लिखने का प्रयास कर रहा हूं। अंतराली कोशिका के नाम से जानते हैं, जिसको इंटरस्टिशियल कोशिका के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कोशिका के नाम से जानते हैं, अंतराली कोशिका। बिल्कुल, तो आपको याद रखना है कि एंड्रोजन हार्मोन जो होता है, या फिर पुंजन हार्मोन होता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसका स्राव किसके द्वारा? या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा लीडिंग कोशिका, या फिर ऑप्शन में बच्चों मिल जाएगा आपको अंतराली कोशिका। कंफ्यूज कहीं होना नहीं है, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोटबुक में लिख लेना। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी ग्रंथि पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथि नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप देखते हैं निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। निम्न में से कौन सी ग्रंथि पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथि नहीं है? शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, बार्थोलिन की ग्रंथि। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। ये भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत ही शानदार मसाला आपके सामने रखा गया है। 3 ही क्वेश्चन धमाकेदार
तो देखो बच्चों याद रखना, जो बार्थोलिन की ग्रंथि होती है वो महिलाओं में पाई जाने वाली सहायक ग्रंथि होती है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के स्थान पर एक नाम और आ सकता है, इसको काउपर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल यानी काउपर ग्रंथि, ये तो किसके अंदर पाई जाती है, पुरुषों के अंदर। और बार्थोलिन ग्रंथि महिला की लिंग सहायक ग्रंथि मानी जाती है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन, निम्न में से किस में उत्सर्जन के लिए ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ग्रीन ग्लैंड का मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें किडनी के स्थान पर हरित ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखो केंचुए, झींगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, तिलचट्टे, 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए, निम्न में से किस में उत्सर्जन के लिए ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी झींगा में। अब मैं इसमें देखो लिख करके आपको पूरा बता देता हूँ। झींगा को बच्चों प्रोन कहते हैं, एक तो आपको ये याद रखना। ये एक प्रकार का क्रिस्टेशिया प्राणी होता है। जितने भी क्रिस्टेशियन होते हैं, प्रोन है, झींगा है, यानी झींगा को किसके नाम से जानते हैं, प्रोन के नाम से जानते हैं। लिख दिया मैंने, तो ध्यान देना, झींगा में यानी प्रोन में, क्रिस्टेशियंस में क्या होता है, श्रृंगिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। बच्चों कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, श्रृंगिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, या फिर श्रृंगिक ग्रंथियों की जगह एंटिनल ग्लैंड नाम भी लिखा आ सकता है। ध्यान देना, एंटिनल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ग्लैंड सेल जो होती है वो लिखा आ सकता है। ये जो श्रृंगिक होती है, एंटिनल ग्लैंड सेल होती है, इनको ही कहा जाता है ग्रीन ग्लैंड, याद रह जाएगा। तो झींगा में, प्रोन में, क्रस्टेशियन के अंदर तो उत्सर्जन के लिए ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है, जिनको श्रृंगिक कहा जाता है। बिल्कुल। अब इसके अलावा देखो बच्चों थोड़ी सी बात और करते हैं, केंचुआ या फिर इसके अलावा जो एनिलिडा संघ के प्राणी हैं, उनके अंदर वृक्कक पाए जाते हैं। उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, उत्सर्जन के लिए वृक्कक पाए जाते हैं। इसी कड़ी में देखो 3 नंबर पे आपके सामने दिखाई दे रहा है प्लेटीहेल्मिन्थेस। बच्चों याद रखना, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर ज्वाला कोशिका पाई जाती है, जिसको फ्लेम सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फ्लेम सेल के नाम से जानते हैं। इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया भी पाया जाता है, जिनको आदि वृक्कक के नाम से जानते हैं। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो सुनकर के आप नोट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल पाई जाती है। इनमें आदि वृक्कक भी पाए जाते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया भी पाए जाते हैं। बच्चों तिलचट्टा लिखा हुआ नीचे, तिलचट्टा का मतलब कॉकरोच है। तिलचट्टे का मतलब क्या है, यहाँ पर कॉकरोच है। बच्चों तिलचट्टा के अंदर, कॉकरोच के अंदर या फिर अन्य कीटों के अंदर उत्सर्जन के लिए मेलपीगी नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनके लिए मेलपीगी नलिका पाई जाती है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेलपीगी नलिका पाई जाती है। बहुत सारे जीवों के बारे में हमने बात कर ली। देखो एक बार पुनः रिपीट करने का प्रयास करते हैं। देखो बात किसकी कर रहे हैं हम, केंचुए की बात कर रहे हैं। केंचुआ एनालिडा होता है, जिसमें वृक्कक पाए जाते हैं। झींगा, प्रोन, क्रस्टेशियन के अंदर श्रृंगिक, एंटिनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड या हरित ग्रंथि पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में बच्चों ज्वाला कोशिका, फ्लेम कोशिका, प्रोटोनेफ्रिडिया आदि वृक्कक पाई जाती है। बच्चों तिलचट्टे का दूसरा नाम कॉकरोच होता है, और कॉकरोच कीटों के अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर, तो इसके अंदर मेलपीगी नलिका पाई जाती है। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और फिर अच्छी तरीके से आप लिख लीजिएगा। बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, मानव के प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से 11th एनसीईआरटी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर फिर से धमाका आपके सामने हुआ। कह रहा है कि मानव का जो वृक्क है, प्रत्येक वृक्क, उसका भार कितना होता है। 300 ग्राम होता है, 120 से 170 ग्राम होता है, 100 से 120 ग्राम होता है, 50 से 70 ग्राम होता है। दीजिए करेक्ट आंसर, क्या करने वाले हो। बिल्कुल आज की क्लास में थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि हर प्रकार के ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आपका नॉलेज क्राइटेरिया बढ़ जाए। नॉलेज का क्राइटेरिया हमें बढ़ाना है। अब धीरे धीरे हम हाई लेवल की ओर जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी, और आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे। बिल्कुल। तो बच्चों याद रख लेना, मानव के प्रत्येक वृक्क का जो भार होता है वो 120 से 170 ग्राम होता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, किडनी के GFR का मान कितना होता है। GFR का मतलब क्या है, तो इसका मतलब देखो ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट होता है,
जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं केशिका गुच्छ निस्यंदन दर। 125 ml प्रति मिनट होता है, 650 ml प्रति मिनट होता है, 100 ml प्रति मिनट होता है, 50 ml प्रति मिनट होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। तो याद रखना 125 प्रति मिनट 125 ml प्रति मिनट होता है, एक नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या आप ये कह सकते हो 180 लीटर होता है। देखो बोमेन संपुट के अंदर बोमेन संपुट तथा जो केशिका गुच्छ है उसके द्वारा केशिका गुच्छ के द्वारा जो निस्यंदन किया जाता है उसका मान 180 लीटर होता है बच्चों। तो यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रति मिनट के हिसाब से इसकी रेट को निकालते हैं। करता हूँ इस हिसाब से आपको समझ में आया होगा। इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसके चारों ओर का आवरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, जनरल वाले चैप्टर से। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंडवाहिनी, वृषण, वृक्क और हृदय। दिख रहे हैं 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। करेक्ट आंसर क्या है वो आपको देना है यहाँ पर बिल्कुल 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ याद रखना 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। वृषण के अंदर पाया जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बच्चों इसी कड़ी में हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव वृषण की क्रियात्मक इकाई या कार्यात्मक इकाई क्या होती है? मूत्रजनन नलिका होती है, मेलपीगी नलिका होती है, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, एसिनाई या पालिकाएं होती हैं। दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर इन 4 ऑप्शन में क्या करने वाले हैं? मानव वृषण की कार्यात्मक इकाई किसको मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो याद रखना इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। शुक्र जनन नलिका को मानव वृषण की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई माना जाता है। इसी कड़ी में बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। शुक्राणुओं का परकार्यात्मक परिपक्वीकरण, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। शुक्राणुओं का परकार्यात्मक परिपक्वीकरण, मैच्योरेशन की बात मैं यदि करूं, कहाँ होता है? वृषण के अंदर होता है, शुक्र अपवाही नलिका के अंदर होता है, या फिर इसके अंदर देखो 4 नंबर ऑप्शन 2 बार आ गया, स्पर्मेटिक रज्जु के अंदर होता है, एपिडिडाइमिस के अंदर होता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सही कौन सा आंसर यहाँ पर होने वाला है उसको आपको करेक्ट आंसर के रूप में मानना है। बिल्कुल दीजिए सही आंसर, इसके अंदर क्या सही करने वाले हैं आप? देखो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, एक तो आपको ये बताना है। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक सटोली कोशिका होती है और एक अंतराली कोशिका होती है। एक तो आपको ये बताना शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जो शुक्राणु बन जाते हैं उनका परिपक्वन कहाँ होता है? तो बच्चों याद रखना एपिडिडाइमिस में होता है, यानी जिसको किसके नाम से जानते हैं? अधिवृषण के नाम से जानते हैं। एपिडिडाइमिस को क्या कहते हैं? अधिवृषण। और अधिवृषण यानी 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अधिवृषण वह भाग होता है जो क्या काम करता है? अपरिपक्व शुक्राणु को स्टोर करने के बाद में परिपक्व करने का काम करता है। बिल्कुल इसी कड़ी में हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। मादा में कौन सी संरचना नर के शिश्न का समजात अंग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी। यानी क्या कहना चाहता है कि नर के शिश्न का समजात अंग कौन सा है? सर्विक्स होता है, योनि होता है, गर्भाशय होता है, क्लाइटोरिस होता है। बिल्कुल 10 नंबर क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार और न्यू क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, नया क्वेश्चन है ये। तो याद रखना बच्चों इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्लाइटोरिस जो होता है मादा में नर के शिश्न के समजात अंग माना जाता है। इसी कड़ी में बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव के वृक्क 24 घंटे में के दौरान कुल निस्पंदन का निर्माण होता है। देखो किडनी के अंदर 24 घंटे में कुल निस्यंदन का मान या निस्पंदन का मान कितना होता है? 1.8 लीटर, 8 लीटर, 18 लीटर, 180 लीटर। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये बोमेन संपुट वाला भाग है, इस प्रकार से बोमेन संपुट का ये निर्माण करते हैं। इसके अंदर अभिवाही धमनी 50 की संख्या में आती है और केशिका गुच्छ का निर्माण करती है बच्चों। ये केशिका गुच्छ वाला भाग और ये बोमेन संपुट वाली जो दीवार होती है यहाँ पर छलनी की भांति काम करती है और इसमें आने वाले तरल को छानने का काम करती है। जो तरल छन करके बोमेन संपुट की गुहा में चला जाता है बच्चों, उसको निस्पंदन के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक दिन में यानी 24 घंटे में ये जो भाग होता है वो कितने पदार्थ को छानने का काम करता है? अब दीजिए करेक्ट आंसर, हिंट के माध्यम से आप समझ गए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का पहला पोर्शन होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हिंदी में प्रानिस्यंदन के नाम से जानते हैं।
24 घंटे के अंदर ये जो केशिका गुच्छ और वोमेन संपुट की जो ये उपकला होती है बच्चों, याद रखना 180 लीटर का निस्पंदन करती है, निस्यंदन करने का काम करती है। और इसका केवल 1% यानी 1.5 लीटर, देखो 1.5 लीटर ही केवल किस में बदल पाता है, मूत्र में बदल पाता है। 99% भाग पीसीटी हिलने का लूप डीसीटी के द्वारा पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी देख के जा रहा हूँ। 180 लीटर निस्पंदन होता है, उसका केवल 1.5 लीटर भाग ही मूत्र में बदलता है। बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। कॉकरोच का उत्सर्जी पदार्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कॉकरोच का मतलब तिलचट्टा है बच्चों। तिलचट्टा उत्सर्जन के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है? अमोनिया का उत्सर्जन करता है, यूरिक एसिड का करेगा, यूरिया का करेगा, या फिर 4 नंबर ऑप्शन ठीक बैठने वाला है, यानी 1 और 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। दीजिए करेक्ट आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर आप कौन सा सटीक आंसर मानेंगे? कॉकरोच का उत्सर्जी पदार्थ है। तो बच्चों याद रखना इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी यूरिक एसिड जो होता है वो कॉकरोच का क्या माना जाता है? उत्सर्जी पदार्थ माना जाता है। कीटों के अंदर उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है बच्चों, याद रख लेना। इसी कड़ी में बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। वृक्क में केशिका गुच्छ का कार्य बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ। वो दिमाग लगा करके याद कर करके 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में बातें याद करनी है और फिर इसमें से आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। लवणों का पुनः अवशोषण, मूत्र को इकट्ठा करना, रक्त के निस्पंदन से मूत्र का निर्माण करना, या फिर उपरोक्त सभी। दीजिए करेक्ट आंसर, सोच समझ के आंसर देना है। वृक्क में केशिका गुच्छ का कार्य क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखो अभी अभी हम पढ़ के गए हैं, वोमेन संपुट के अंदर जो केशिका गुच्छ और ये वोमेन संपुट की जो दीवार होती है, इसका काम छनन करना होता है, फिल्ट्रेशन करना होता है, और मूत्र निर्माण का प्रथम प्रोसेस यही होता है। तो बच्चों रक्त के निस्पंदन से मूत्र निर्माण करना केशिका गुच्छ का कार्य माना जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है, सम्मिलित का मतलब शामिल है, प्राणिसेंदन होगा, प्रासरण होगा, विसरण होगा, प्रजनन होगा। बताओ इन 4 ऑप्शन में से नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल कौन सा है? बिल्कुल, यदि पिछले क्वेश्चन को अच्छे से सुना है, समझा है, तो तुरंत उत्तर दे देंगे आप इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्राणिसेंदन। बच्चों इसी कड़ी में चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। ओस्टियम किस में पाया जाने वाला छिद्र है? अंडवाहिनी में, अंडकोश में, फेलोपियन कीप में। ध्यान देना 3 नंबर ऑप्शन पर, फेलोपियन कीप में, क्लोएका में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिसको आप फनल कीप या फनल लाइक बोल सकते हैं, फनल लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। बच्चों याद रखना अंडवाहिनी जो होती है, अब इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनना, आपको समझना है। वैसे अंडवाहिनी को फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्यूब नहीं लिखा, मैंने कीप लिखा है। देखो हम बात करते हैं, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ओवेरी होता है, अंडाशय होता है, ओवरी होता है अपना। इस ओवरी की से यहाँ से इस प्रकार से एक फिम्बरी झालर निकलती है और वहाँ से अंडवाहिनी निकलती है। अंडवाहिनी देखो काम क्या होता है, यानी यहाँ पर अंडाणु जो मोचित होता है उसको ये फिम्बरी के माध्यम से कलेक्ट करने का काम करती है। इसका देखो ये आगे का जो फुला हुआ भाग होता है अंडवाहिनी का, जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, यहाँ वाला जो भाग होता है कीपनुमा जो भाग होता है उसको फेलोपियन कीप कहते हैं बच्चों। और इसका जो छिद्र होता है उसको किसके नाम से जानते हैं? ओस्टियम के नाम से जानते हैं। तो यदि फेलोपियन कीप नाम आ जाए तो ऑप्शन में हम फेलोपियन कीप का चयन करेंगे, यानी 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों कई बार ऑप्शन के अंदर फेलोपियन कीप नहीं मिलता है, अंडवाहिनी मिलता है, तब वहाँ पर हम किसको मानेंगे? अंडवाहिनी को मानेंगे। याद रख लेना, कंफ्यूज होना ही नहीं है, मैंने डायग्राम बना दिया है। ये पूरा का पूरा अंडवाहिनी होता है। इसके आगे के भाग पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिनको फिम्बरी या झालर के नाम से जानते हैं। फिम्बरी से ऊपर का भाग में पाया जाने वाला छिद्र ओस्टियम कहलाता है, जिसकी आकृति फेलोपियन कीप के नुमा होती है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अब 16 नंबर की बात करते हैं। अंडाशय से अंडे कहाँ मुक्त किए जाते हैं? अंडाशय से अंडे कहाँ मुक्त किए जाते हैं? अंडवाहिनी में, अंडाशय में, वृषण में, सिलोम में। पिछला यदि क्वेश्चन आपने सुना है 15 नंबर, तो 16 नंबर का आराम से उत्तर दे लेंगे। देखो ये आपके सामने
अंडाशय है और अंडाशय इस प्रकार से फिमरी के द्वारा अंडवाहिनी में खुलता है, तो किस में छोड़ता है ये, अंडवाहिनी में छोड़ता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इसी कड़ी में हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। भ्रूण का परिवर्धन कहाँ होता है? योनि में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, अंडवाहिनी में होता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको यह बताना है कि जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, उसका प्लेसमेंट आपको बताना है। दीजिए करेक्ट आंसर, बिल्कुल जल्दी जल्दी जल्दी। तो याद रखना 3 नंबर जो ऑप्शन अपना वो सही हो जाएगा। गर्भाशय के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। गर्भाशय का निचला संकरा भाग क्या कहलाता है? मूत्र मार्ग कहलाता है, ग्रीवा जिसको सर्विक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सर्विक्स के नाम से जानते हैं। क्लाइटोरिस होगा, भग होगा। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सही ऑप्शन इसमें क्या होने वाला है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी गर्भाशय का निचला संकरा भाग क्या कहलाता है? ग्रीवा कहलाता है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। वृक्कीय नलिकाओं में किसका पूर्णतः पुनः अवशोषण होता है? कंप्लीटली रीएब्जॉर्प्शन किसका हो जाता है? वृक्कीय नलिकाओं का मतलब है पीसीटी, हेलने का लूप, डीसीटी। ध्यान देना बच्चों, वृक्कीय नलिकाओं में किसका पूर्णतः पुनः अवशोषण हो जाता है? कंप्लीटली सोडियम का, पोटेशियम का, ग्लूकोज का, जल का। 3 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन, ये 4 नंबर होगा, ये 3 नंबर होगा। तो बच्चों देखो, वृक्कीय नलिकाओं में पदार्थ का पुनः अवशोषण देहली मान के ऊपर निर्भर करता है। वे पदार्थ जिनका कंप्लीटली पुनः अवशोषण होता है उन पदार्थों को उच्च देहली पदार्थ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उच्च देहली पदार्थ कहते हैं। और बच्चों उच्च देहली पदार्थ के अंदर एक तो ग्लूकोज आएगा, इसके अलावा एमिनो एसिड और फैटी एसिड आ जाएंगे। एमिनो एसिड आ जाएगा और इसके अलावा इसके अंदर कौन आ जाएगा? फैटी एसिड आ जाएगा, यानी वसी अम्ल आ जाते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों निम्न देहली पदार्थ के अंदर एक तो लवण आएंगे और दूसरा जल आएगा, सोडियम क्लोराइड वगैरह वगैरह, और जल की मात्रा। एक पदार्थ ऐसा होता है जिनका पुनः अवशोषण होता ही नहीं है, उनको अदेहली पदार्थ कहते हैं। बच्चों 3 एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ढंग से सुनना। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। यूरिया, यूरिक एसिड और एक शब्द मैं लिख देता हूँ क्रिएटिनिन। ये पदार्थ बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका पुनः अवशोषण नहीं होता, इसलिए इनको अदेहली पदार्थ के नाम से जानते हैं। और यही पदार्थ आगे जाकर के किसका निर्माण करते हैं? मूत्र का निर्माण करते हैं। तो बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है वृक्कीय नलिकाओं में से किसका पूर्णतः पुनः अवशोषण होता है? तो आपको याद रखना ग्लूकोज। ग्लूकोज के अलावा एमिनो एसिड और फैटी एसिड। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। ब्रश बॉर्डर या ब्रुश बॉर्डर का पाया जाना किसका अभिलक्षण है? नेफ्रॉन की गर्दन का, संग्राहक नलिका का, समीपस्थ कुंडलित शिरा का, उपरोक्त सभी का। बच्चों इसको कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के नाम से जानते हैं। अब आपके सामने 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको यह बताना कि किस में ब्रुश बॉर्डर पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलो चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखो ये आपके सामने बोमेन संपुट है और बोमेन संपुट के बाद में एक पतला नलिकाकार संरचना, और यहाँ से इस प्रकार से पीसीटी शुरू हो जाती है बच्चों। पीसीटी छोटा और कुंडलित भाग होता है। इसके आंतरिक उपकला के ऊपर बच्चों ब्रुश बॉर्डर पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं? पुनः अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। तो बच्चों पीसीटी के अंदर ब्रुश बॉर्डर पाया जाना इसका अभिलक्षण माना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको टॉप 20 MCQs मिले। आज की क्लास इतना बेहतरीन रही, एक्सप्लेनेशन किया गया था, तो आपको बताना है कि आप आज के 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कर पाए। कम क्वेश्चन सही होते हैं तो भी आपको रिप्लाई देना बच्चों। घबराने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। बार बार अभ्यास करेंगे ना, तभी जाकर के एक समय ऐसा आएगा कि हम 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ही राइट हल कर पाएंगे बच्चों। बहुत अच्छे से करना सीख जाएंगे। लेकिन इसके लिए लगातार जुड़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। आपको 20 से 25 मिनट तो देने ही पड़ेंगे, और जब समय दोगे, जुड़ोगे, लगातार हल करने का प्रयास करोगे, तो बिल्कुल बिल्कुल आप 20 में से 20 क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ऐसे ही बेहतरीन ऑनलाइन क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, ध्यान रखना, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है, बिल्कुल शेयर करना है, ताकि हर प्रकार के विद्यार्थी को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।